अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको रेंटल एग्रीमेंट को फिल आउट करने का प्रोसीजर बता रहा हूँ। रेंटल एग्रीमेंट हम उस जगह पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमने किसी भी प्रॉपर्टी को रेंट आउट करना होता है, और इसके दो से तीन यूजेज हो सकते हैं, जिसके अंदर कमर्शियल और रेजिडेंशियल यूज़ आते हैं। इन दोनों के यूजेज के बेस पे ही प्रॉपर्टी की टाइप डिपेंड करती है, और ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये इन दोनों को कवर कर सकता है। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पे आप को चेंजिंग्स करनी होती है अकॉर्डिंगली। अगर आप कमर्शियल की तरफ जा रहे हैं, जो ये टेम्पलेट मैंने फिल आउट किया हुआ है, ये मैंने रेजिडेंशियल एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली फिल किया हुआ है। तो इसमें जो बेसिक क्लॉजेज हैं, जो मैं आपको टेम्पलेट प्रोवाइड करूंगा अपनी वेबसाइट में, उसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स दी होंगी, आपने उसके अंदर ये वैसे वैसे फिल आउट करने हैं। यहाँ पे जो चीज़ें मैं बोल्ड करता जा रहा हूँ, असल में आपने वो चीज़ें उस टेम्पलेट में फिल आउट करनी है। तो सबसे पहले आपने अपना लोकेशन बतानी होती है कि लोकेशन ये कहाँ पे एग्रीमेंट फिल हो रहा है और किस डेट को हो रहा है। उसके बाद आपने जो कंसर्न पार्टीज हैं उनकी एज, नाम और उनका जेंडर ये फिल आउट करना होता है। प्लस जिस जगह पे वो रिजाइड करते हैं वो प्रॉपर एड्रेस आपने देना होता है, विद CNIC नंबर, जो कि पाकिस्तान में CNIC नंबर की बेस पे एग्रीमेंट जो चलते हैं। अगर ये लैंडलॉर्ड है जिसकी प्रॉपर्टी है, चाहे वो रेजिडेंशियल है या कमर्शियल है, तो ये जो पहला सेगमेंट है ये उनके लिए है, इसलिए यहाँ पे ये वर्ड लैंडलॉर्ड मेंशन्ड है। जो सेकंड क्लॉज है इसके अंदर जो रेंट कर रहा है उस जगह को, जो खरीद रहा है, वो उसके उसकी इंफॉर्मेशन आएगी। तो उसके अंदर उसके सारा डाटा, जिस तरह हमने लैंडलॉर्ड का फिल किया था, वो सारा आएगा, और उसके बाद उनका एड्रेस और ID कार्ड नंबर आएगा। इनको हम आगे जो हम टर्म्स एक्सप्लेन कर रहे हैं उसमें हम इनको टीनेंट कहेंगे। अब इसके अंदर जो आपने चेंजेस करनी है, ये एक इंडिपेंडेंट हाउस बोल्ड हुआ हुआ है। अगर आपका कमर्शियल किसी जगह का आप रेंट आउट कर रहे हैं और उसके लिए आप एग्रीमेंट ये ड्राफ्ट कर रहे हैं, तो आप इसको इंडिपेंडेंट हाउस की जगह जो भी उस प्रॉपर्टी की डायमेंशन है आप उसको मेंशन कर दें, और उसकी लोकेशन को आप मेंशन करेंगे यहाँ पे कि वो किस जगह पे एग्जिस्ट करती है, और उसके अंदर कितने कमरे हैं, कितनी जगह पे है, और उस मार्केट का नाम क्या है, और ये सारी डिटेल्स आप करेंगे। अब चूंकि जो हम फिल कर रहे हैं इसके अंदर ये रेजिडेंशियल जगह है, तो इसके अंदर ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपने फिल आउट करनी होती हैं। इसके बाद ये सारी जो हैं टर्म्स एंड कंडीशंस, ये बेसिक टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जो रेंटल एग्रीमेंट में होनी चाहिए। जो चीज़ आपको कंसर्न है वो ये बोल्ड में हाईलाइटेड है, जिसके अंदर आपने अपनी डेट बतानी है कि आपका किस डेट को एग्रीमेंट स्टार्ट होगा और किस डेट को एग्रीमेंट एंड होगा। यूजुअली ये टर्म जो है ये 1 साल के लिए होती हैं, और 1 साल के बाद इसके अंदर 10% का एग्रीमेंट होता है। सेकंड क्लॉज में आपने अपना रेंट डिफाइन करना है कि आप जो भी प्रॉपर्टी रेंट पे ले रहे हैं एज अ टेनेंट, या आप दे रहे हैं एज अ लैंडलॉर्ड, उसका मंथली एग्रीमेंट कितना होगा। और उसके बाद आपने अपने सिक्योरिटी डिपॉजिट की अमाउंट बतानी है, जो भी आप सिक्योरिटी डिपॉजिट देंगे। अगर आप ये सिक्योरिटी डिपॉजिट किसी चेक के थ्रू दे रहे हैं तो आपने वो भी अपने स्टैम्प पेपर में उसका चालान नंबर और उसकी डेट, और जिस बैंक के थ्रू आपने इशू किया आपने वो भी देना है। सबसे जो मेन चीज़ होती है वो इसके अंदर आपने इलेक्ट्रिसिटी, पानी और इस तरह के जो बाकी मेंटेनेंस के चार्जेस हैं आपने वो डिफाइन करने होते हैं कि आप उसका मंथली क्या पे करेंगे। तो इसका आपने मेंशन ज़रूर करना है कि आप उसको कितना पे करेंगे, क्या चीज़ें डिसाइड होती हैं। आप जिस भी साइड हिसाब से आप रेट डिफाइन करेंगे वो आप मंथली मंथली पे करेंगे या ईयरली पे करेंगे, वो आपने उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड कर लेना। इसके बाद ये सारी बेसिक टर्म्स हैं जो कि या लैंडलॉर्ड ने या टीनेंट ने फॉलो करनी है। ये रिपेयर्स एंड डैमेजेस की है, ये टीनेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर कोई चीज़ पहले से डैमेज्ड है तो आप वो अपने इस पॉइंट के अंदर लिख दें कि ये ऑन द टाइम ऑफ रेंटिंग आउट या ऑन द टाइम ऑफ बाइंग दिस प्रॉपर्टी, हम जब इसमें शिफ्ट हो रहे थे तो इसमें ये चीज़ें पहले से टूटी हुई थी या मौजूद नहीं थी। बाकी ये सारी वही टर्म्स हैं, उन्हीं के एक्सटेंशन हैं।
यहाँ पे एक चीज़ है नोटिस पीरियड। नोटिस पीरियड ज़रूरी है क्योंकि जब भी आपने उस जगह को छोड़ना है या आपके लैंडलॉर्ड ने आपको कहना है कि आप इस जगह को खाली कर दें, इवैक्यूएट कर दें, तो उससे पहले उनको प्रायर नोटिस देना पड़ेगा। और यूजुअली ये नोटिस जो है 1 मंथ का होता है लीगली। अगर आप चाहें तो इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप साल के बाद इसी जगह पे रहें और जगह को चेंज ना करें, तो आपको अमाउंट फिक्स करनी होगी कि आप किस अमाउंट के साथ इंक्रीमेंट करेंगे अपने मंथली रेंट में। ये भी आपको इसी के अंदर फिल आउट करना पड़ेगा। लॉक इन पीरियड जो है ये पीरियड होता है कि अगर आपने प्रायर नोटिस के अलावा आपने कोई पेमेंट कर दी है और अभी आप शिफ्ट नहीं हुए और नोटिस वगैरह का अभी कोई चक्कर ही नहीं हुआ क्योंकि अभी आप लोगों ने अभी आपका एग्रीमेंट शुरू हुआ है लेकिन अभी आप उस जगह पे मूव इन नहीं हुए, तो 2 मंथ के लिए आप उस जगह को इस्तेमाल करेंगे या आप उसका रेंट पे करेंगे ही करेंगे। उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसके अलावा जो भी अवेलेबल फैसिलिटीज़ हैं लैंडलॉर्ड की तरफ से उस फ्लैट में, वो आपको यहाँ पे फिल आउट कर लेनी चाहिए। ये एक बेसिक टेम्पलेट है जिसके अंदर जेनेरिक सी ऑप्शंस दी गई हैं। अगर इसके अलावा भी कोई ऑप्शन है तो आपको वो अकॉर्डिंगली लिख लेनी चाहिए। ये एक जेनेरिक सा टेम्पलेट है और इसके अंदर जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं इसके अंदर आप नंबर ऑफ आइटम्स प्लेस कर सकते हैं कि अगर क्रॉकरी शेल्फ हैं तो कितनी है, टीवी शेल्फ कितनी है, कर्टन्स कितने हैं, एक्सेट्रा। लास्टली आपने सिग्नेचर करने होते हैं और इसमें लैंडलॉर्ड का सिग्नेचर और आपका सिग्नेचर भी आएंगे। इसके अलावा जो आपकी तरफ से विटनेस प्रोवाइड होगा और एक विटनेस लैंडलॉर्ड की तरफ से प्रोवाइड होगा, उस विटनेस का नाम, CNIC, एड्रेस, फ़ोन नंबर, सिग्नेचर, ये सब आपने मेंशन करना है। और ये सब कुछ लैंडलॉर्ड की मौजूदगी में, और अगर लैंडलॉर्ड स्टैम्प पेपर बना रहा है तो टेनेंट की मौजूदगी में होना चाहिए। जॉब ऑफर या एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट कोई भी कंपनी इस्तेमाल करती है या कोई भी ऑफिशियल किसी भी कंपनी का जो भी जॉब ऑफर करने की पोजीशन में हो वो इस्तेमाल करता है। फ्रीलांसर जो हैं वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो सर्विसेज दे रहे हैं तो या तो वो इसको साइन करवा सकते हैं या दूसरी पार्टी जो है वो किसी भी फ्रीलांसर से अगर सर्विसेज हायर कर रही है तो उसको यूज़ करके सर्विसेज हायर कर सकते हैं। यूजली ये अच्छा होता है कि अगर आप फ्रीलांस के केस में इसको कॉन्ट्रैक्ट को बनवा लें ताकि इन केस अगर फ्यूचर में कभी कोई मिसहैप्स हों या कोई एक भी पार्टी अपनी टर्म्स को अबाइड नहीं करती तो आप उसको लीगली चैलेंज कर सकें। कंपनीज जो हैं वो यूजली इसको ज़रूर फॉलो करती हैं और इसके साथ एक और एग्रीमेंट भी साइन किया जाता है जिसको NDA कहते हैं, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। वो मैं इसके बाद वाली वीडियो में आपको डिफाइन करूंगा। तो जो जॉब ऑफर एंड एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, तो इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सबसे पहले जो जिसको आप हायर कर रहे हैं एज अ कंपनी में, आपको एज अ कंपनी ये ड्राफ्ट किया गया ये डॉक्यूमेंट। तो सबसे पहले आपने उनका नाम जिसको आप हायर कर रहे हैं, उनका एड्रेस और प्रॉपर लोकेलिटी के साथ मेंशन करना है। असल में ये एक एम्प्लॉयमेंट लेटर है और इसी के अंदर आप टर्म्स एंड कंडीशन डिफाइन कर लेते हैं कि उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या, आपकी जॉब की रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी और कौन कौन से रूल्स हैं जो आपके उस एम्प्लॉय ने फॉलो करने हैं। इसके बाद आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं अपनी कंपनी का या अपने आप का। अगर आप एक कंपनी है तो यहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन देंगे। ये जो मैंने बोल्ड किया हुआ है यहाँ पे इस कंपनी का नाम लिसिट है, ठीक है, और इस कंपनी की डेफिनेशन है कि ये एक FYP का आईडी है, ठीक है। इसके बाद टर्म्स एंड कंडीशंस पे आ गए। तो ये आपने फिल आउट करना होता है और ये यूजुअली प्रेफरेबल यही होता है कि एम्प्लॉई उस किसी HR की मौजूदगी में या किसी ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव की मौजूदगी में ये फिल आउट करे। यहाँ पर डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और यूजुअली ये डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट वही होगी जहाँ जब वो स्टार्ट करेगा अपनी सर्विसेज या उस जॉब पे आना शुरू होगा। इसके बाद जॉब का टाइटल, कि जो एम्प्लॉई है उसका टाइटल क्या होगा जब तक वो इस कंपनी में काम कर रहा है और इस कंपनी की लोकेलिटी क्या है। इसके बाद उसका पैकेज क्या है, सैलरी पैकेज जो आप उस एम्प्लॉई को दे रहे हो उसको आप इंग्लिश में इन वर्ड्स भी डिफाइन करेंगे और उसके अलावा जो आप उसको पर्क्स दे रहे हैं और अगर वो उसमें इंक्लूडेड हैं तो आप उनको ऐसे फर्दर डिफाइन कर देंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा कि ये कंपनी की तरफ से मेंशन किया जाएगा कि वो जो उनकी पे है उसकी बेस पे वो कितने आवर्स पर वीक काम करेंगे। 6 क्लॉज में प्रोबेशन पीरियड डिफाइन किया जाता है जिसमें कंपनी बताती है कि जो एम्प्लॉई है वो कितने मंथ्स के लिए प्रोबेशन पीरियड पे रहेगा। फ्रीलांसर्स के केस में आप ये पॉइंट एग्जाम्प्ट कर सकते हैं। और
अगर आप चाहें तो आप रख भी सकते हैं अगर आपका लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट है। उसके अलावा कंपनीज के लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि वो लीव्स का डिफाइन करें कि एम्प्लॉय कितनी लीव्स उसको अलाउड हैं पर ईयर। तो यहाँ पे ये कंपनी की तरफ से फिल आउट होना होता है। इसके बाद कंपनी की थोड़ी सी डेफिनेशन आती है कि कंपनी कहाँ पे लोकेट करती है। कंपनी की प्रॉपर लोकेलिटी डिफाइन की जाती है और उसके अंदर जो बाकी चीज़ें हैं वो भी डिफाइन की जाती हैं। कंपनी के ब्रांच ऑफिस वगैरह और उसके अदर ब्रांचेस उसके बारे में भी डिफाइन किया जाता है अगर एम्प्लॉय मेन ब्रांच में काम नहीं कर रहा। तो यहाँ पे आप मेन ब्रांच को डिफाइन करेंगे और उसके अलावा अगर यहाँ पे आप एक और पॉइंट बना के कंपनी की सब ब्रांचेस को भी डिफाइन करेंगे। इसके बाद आप नोटिस पीरियड को डिफाइन करते हैं जिसके अंदर अगर कंपनी ने उस एम्प्लॉय को फायर करना है तो उससे पहले उसको 30 डेज का प्रायर नोटिस देना पड़ेगा या वो 2 मंथ्स की सैलरी जो है वो देंगे या 1 मंथ की सैलरी देंगे। इसी तरह अगर एम्प्लॉय ने उनको छोड़ना है तो वो भी 30 डेज का नोटिस देगा या जो भी एग्रीड टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसके मुताबिक वो इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। कुछ कंपनीज जो हैं वो 2 मंथ्स का नोटिस भी रखती हैं और कुछ कंपनीज 1 मंथ का नोटिस भी रखती हैं। ये टोटली कंपनी पॉलिसी पर डिपेंड करता है। इसके बाद ये जनरल जनरल क्लॉजेज होते हैं जिसके अंदर कंपनीज डिफाइन करती है कि इस एग्रीमेंट की लिमिटेशंस क्या हैं। इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कॉन्फिडेंशियल होंगी। अगर कंपनी आपको कोई अपनी प्रॉपर्टी दे रही है जिसके अंदर लैपटॉप्स कार या इस तरह की चीज़ें आती हैं तो वो भी इसी एग्रीमेंट में कवर की जाती है। कंपनी की सक्सेसरशिप पे एम्प्लॉय का भी इफेक्ट होता है इसीलिए कंपनी के सक्सेसर्स के बारे में क्लॉजेज भी इसी एग्रीमेंट में एंटर किए जाते हैं। इसके अलावा आपने डिस्प्यूट सेटलमेंट का क्लॉजेज को हैंडल करना होता है। अगर आप डिस्प्यूट के लिए किसी कोर्ट को एज एन इंटरमीडिएट इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए आपको उस कोर्ट की डेफिनेशन बतानी होगी कि वो कोर्ट कहाँ पे लाई करती है। आइदर वो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट या लोकल कोर्ट है इन केस ऑफ पाकिस्तान। सेकंड ऑप्शन इसके पास आपके पास आर्बिट्रेशन का होता है जिसके अंदर आप किसी ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफिशियल या किसी कंपनी एम्प्लॉय को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप किसी को आप अगर आप एज अ फ्रीलांस कॉन्ट्रैक्ट को यूज़ कर रहे हैं तो आप किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को सच एज कोई भी कमीशन ऑफिसर या पुलिस ऑफिसर आप उसको एज एन आर्बिट्रेटर यहाँ पे लिख मेंशन कर सकते हैं। इन दोनों पॉइंट्स में से आपने किसी एक को चूज करना होता है और आपने अपनी जो चीज़ आपको बेहतर सूट करती है आपने उसको चूज करना होता है। यहाँ पे आपने अपनी कंपनी का नाम देना है और जो भी कंपनी का एम्प्लॉय है जो इस कॉन्ट्रैक्ट को प्रेजेंट कर रहा है एम्प्लॉय के सामने, जो भी कंपनी का एम्प्लॉयर है या जो भी कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव है जो इस कॉन्ट्रैक्ट को बना रहा है और न्यू हायरी के सामने जो है वो प्रेजेंट कर रहा है, उसकी डेजिग्नेशन, नाम और पोस्ट वगैरह आता है। इसके अलावा डेट और सील ऑफ कंपनी आती है। लास्ट क्लॉज जो है उसके अंदर जो है वो जो हायर्ड एम्प्लॉय होता है उसकी इंफॉर्मेशन आती है और उसकी एक्सेप्टेंस ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट की क्लॉजेज होते हैं और इसके अंदर एम्प्लॉय का सिग्नेचर, नेम, डेट और प्लेस आती है। डिस्क्लोजर एग्रीमेंट को इस्तेमाल किया जाता है जब आपने अपनी कंपनी या अपने पेटेंट्स या जो भी प्रोडक्ट पे काम किया जा रहा है या आप किसी थर्ड पर्सन की सर्विसेज हायर कर रहे हैं तो वो कुछ रूल से अवॉइड करे ताकि उस पेटेंट, उस प्रोडक्ट या उस प्रोसेस को इम्यूनिटी हासिल हो फ्रॉम बीइंग कॉपीड और उसको एक लीगल स्टेटस डिफाइन कर दिया जाए ताकि कभी भी अगर उसका ब्रीच आउट होता है तो आप उसको लीगली चैलेंज कर सकें। इसके अंदर जो बोल्डेड आइटम्स हैं असल में वही आपने फिल आउट करनी होती है। ये मैंने जेनेरिक सा टेम्पलेट फिल आउट कर दिया हुआ है और जो टेम्पलेट आपको हमारी वेबसाइट पे मिलेगा उसके अंदर ये एज अ फिल इन द ब्लैंक्स होगी। सबसे पहले आपने डेट देनी है कि किस डेट को ये एग्रीमेंट साइन किया जाएगा बिटवीन पार्टीज। उसके बाद आपने जो दूसरी पार्टी है, जो थर्ड पार्टी जिसको आप हायर कर रहे हैं सर्विसेज या जो भी आप जो सेकंड पर्सन है आप उसका नाम करेंगे यहाँ पे लिखेंगे और उसके बाद उसकी प्रॉपर लोकेलिटी मेंशन की जाएगी। अगर वो किसी कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव है तो यहाँ पे आप उसकी कंपनी की डिटेल्स डालेंगे। उसके बाद आप किस कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव हैं या आप हैं कौन और आपका एड्रेस, आपकी लोकेलिटी, आपका प्रॉपर इंफॉर्मेशन यहाँ पे डाली जाती है। अगर आप किसी कंपनी के एम्प्लॉय हैं तो इसकी जगह आपकी डेजिग्नेशन और बाकी डिटेल्स डाली जाती हैं। बाकी इस एग्रीमेंट के अंदर जेनेरिक एक टेम्पलेट बना दिया जाता है जिसके अंदर ऑल सारे के सारे क्लॉजेज जो हैं वो मौजूद हैं जो आपकी एक प्रॉपर
कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट के अंदर होते हैं। ये आपके किसी भी पेटेंट, किसी भी प्रोसेस, किसी भी डिज़ाइन और मुख्तलिफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को डिफेंड करने के लिए इस्तेमाल होता है। यूजली एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के बाद एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन किया जाता है ताकि उस कंपनी के प्रोसेस और उस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए। इसके अलावा जो इफेक्टिव पीरियड और ये दो क्लॉजेज हैं, इसके अंदर आपने फिल आउट करना है, आपने डिफाइन करना है कि जो भी जिसकी भी आप सर्विसेज हायर कर रहे हैं वो किस स्पेसिफिक पीरियड तक इस इंफॉर्मेशन को जो आपकी कंपनी के जरिए उसको मिलेगी उसको वो कॉन्फिडेंशियल रखेगा। सेकेंडली, आपने डिस्प्यूट सेटलमेंट को हैंडल करना होता है। इसके अंदर भी कोर्ट की या आर्बिट्रेटर की इन्वॉल्वमेंट की ऑप्शन होती है। अगर आप कोर्ट को ऑप्शन कर रहे हैं तो आपने सिर्फ ये वाला क्लॉज रखना है और उसके अंदर आपने डिफाइन करना है कि आप किस कोर्ट को चूज़ करेंगे। अगर आप आर्बिट्रेशन के केस में जा रहे हैं तो इससे पहले आपने ये वाला क्लॉज यहाँ से रिमूव कर देना है और सिर्फ आर्बिट्रेशन का क्लॉज रखना है। इसके अंदर आपने डिफाइन करना है कि आप आर्बिट्रेशन के केस में किस गवर्नमेंट ऑफिशियल के पास जाएंगे। इसके बाद जो भी डिस्क्लोजिंग पार्टी है, मतलब जिसकी भी सर्विसेज हायर की जा रही हैं, उनका नाम, और जो रिसीविंग पार्टी है उनका नाम, टाइटल, एड्रेस यहाँ पे किए जाएंगे और उसके बाद साइन किए जाएंगे। इसके अलावा विटनेसेस जो होंगे, आप एक या दो विटनेसेस रख सकते हैं इस केस में, उनके आप साइन लेंगे।